हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हमारे पास नया चैप्टर स्टार्ट हम कर रहे हैं, दैट इज़ सेंटर ऑफ मास। क्या स्टार्ट करेंगे? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये अंडरस्टैंड करना बहुत सिंपल है। अगर सीक्वेंस वाइज अगर आप इसको पढ़ेंगे, कंसिस्टेंट आप इसमें रहेंगे, तो बहुत इजी इसको अंडरस्टैंड करना हो जाता है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास हम किसको कहते हैं? देखिए, सेंटर ऑफ मास बॉडी का वो पॉइंट होता है वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज supposed to be concentrated। ठीक है, मान लीजिए अगर हम लोग कभी कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करें, सपोज इस तरीके से, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे इसका मोशन अगर आप देखेंगे, देखिए, तो जो इसका मोशन आया ये कहीं ना कहीं जो है, ठीक, अपनी ओरिएंटेशन क्या कर रही है? चेंज कर रही है। कहने का मतलब एक पाथ कॉमन रहता है, पैराबोलिक। किसका रहेगा? वो सेंटर ऑफ मास का रहेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप मान लीजिए जंप कर रहा है, यहाँ से लेकर कोई डाइवर है, मान लो जो डाइव कर रहा हो वो कैसे जाता है, उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से ही रहेगा। वो खुद चाहे कोई भी शेप ले, कोई भी उसकी ओरिएंटेशन हो, बट जो उसका सेंटर ऑफ मास है वो एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। ठीक, कैलकुलेट कैसे करते हैं सेंटर ऑफ मास को? बहुत सिंपल है, एक टेक्निक अगर आपको देखने को मिलेगी, बड़े इजीली हम सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करते हैं। देखिए, आप क्या करेंगे, इस तरीके से दोनों साइड में मूव करना शुरू कर देंगे और एक पॉइंट आप फाइंड आउट करेंगे जहाँ पे ये आपके पास जैसे स्केल है, क्या होगी? बैलेंस होगी ना। तो मेरे पास बिल्कुल सेंटर में जाके अगर आप चेक करेंगे तो ये बैलेंस हो गई है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास। ठीक, दूसरा, अगर मैं इसके ऊपर अगर मान लीजिए अगर इसके राइट अगर मैं मूव कर जाऊं तो ऑब्वियसली नीचे गिर जाएगी, अगर इसके लेफ्ट में मूव कर जाऊं तो ये नीचे गिर जाएगी। तो बैलेंस कहाँ पे होगा? वो पॉइंट जहाँ पे ये बैलेंस हो जाए, जहाँ पे ये बैलेंस हो जाए प्रॉपरली, that point is called center of mass। that point is called center of mass। क्लियर? दूसरा, अब इसी के ऊपर अगर मान लीजिए मैं एक एंड में, एक साइड में अगर कोई दूसरा मास अटैच कर दूं, मान लीजिए इसके ऊपर मैं चॉक्स अगर रख लूं, ठीक है, ये अगर बॉक्स में इसके ऊपर रख लूं, तो अगर मुझे इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कहीं ना कहीं मूव करना पड़ेगा इस तरफ, सो दैट, देखिए, आप देख रहे होंगे इस बार जो मेरा बैलेंसिंग पॉइंट है वो कहीं ना कहीं आपके जो हैवी पार्ट था उसकी तरफ जो है मूव कर गया। सेंटर में ना होते हुए ये मूव कर गया टूवर्ड्स द हैवी ऑब्जेक्ट, जिस तरफ मास ज़्यादा है। ठीक, अगर मान लो अभी यही जो ऑब्जेक्ट है अगर इसके बजाय दूसरी तरफ हो जाता है, अगर इसकी तरफ अगर हम लोग इसको रखते हैं तो मेरा सेंटर ऑफ मास कहाँ पे मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा? देखिए, तो मुझे इस तरह से मूव करना पड़ेगा सो दैट कि मेरे पास ये पॉइंट बैलेंस्ड आए। देख लीजिए दिस पॉइंट, ठीक है। तो आपके पास अब देखिए जहाँ पे हैवी मास है ये उस तरफ शिफ्ट हो गया सेंटर ऑफ मास, जहाँ पे लाइटर मास है वहाँ से दूर हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? सेंटर ऑफ मास बॉडी का कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन, तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन हम करते हैं दैट वन पॉइंट अंडर द इन्फ्लुएंस विच, ठीक है, विच अंडर द इन्फ्लुएंस, विच अंडर the influence of external forces
external forces and conditions moves, क्या करेगा, मूव करेगा एंड behaves as if the entire mass of the system is concentrated here, ठीक। आपके पास कोई भी ऐसा पॉइंट बॉडी में जहाँ पे अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करें तो वो क्या करे, मूव करे, ठीक। अच्छा देखो, दूसरी बात हमें ये भी ध्यान रखनी है कि जब सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ये अगर मान लीजिए ये कोई पर्सन है जो कि फोर्स लगा रहा है इस बॉडी के अबाउट, और मान लीजिए ये इसका सेंटर ऑफ मास है, इसके अबाउट अगर ये फोर्स लगाएं तो बॉडी का मोशन स्ट्रेट हो, सीधे अगर ये स्ट्रेट लाइन मोशन में जाए, ठीक। अगर ये सेंटर ऑफ मास के बजाय क्या करे, दूसरे पॉइंट पे इधर या इधर अगर फोर्स लगाए तो बॉडी क्या करना स्टार्ट कर देगी, रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, या हमारे पास जो है स्ट्रेट लाइन या ट्रांसलेशनल मोशन जो है यहाँ पे नहीं होगा। तो दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि अगर सेंटर ऑफ मास पे, बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे अगर फोर्स लग रहा है तो वो बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन भी फॉलो करेगी, कोई भी हमारे पास जो है बॉडी हो, किसी भी शेप की हो, उसका सेंटर ऑफ मास हमें चेक करना होता है जहाँ पे उसका मास क्या हो, कंसंट्रेटेड हो। आपके पास चाहे स्क्वायर हो, इस फॉर्म में हो, जहाँ जैसे भी आपको लगता है, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक अगर आपके पास शेप है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक अगर आप शेप देखेंगे तो उस केस में आपके पास क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको ये पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा जहाँ पे बॉडी का सारा मास हम लोग कंसिडर करेंगे टू बी कंसंट्रेटेड, ओके। आप लिखिए इसमें, इट्स मोशन इज सेम as if the resultant of all the forces acting on the system is directly applied on it, ओके। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपने आप में है, कई बार इसको हम इग्नोर कर देते हैं, बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी समझना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश द क्वेश्चन। हम लोग जो है आगे कई बार कंफ्यूज कर देते हैं अपने सवाल में कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। देखो, जो ऑब्जेक्ट अगर बहुत छोटा है, जिसकी हाइट ग्राउंड सरफेस से क्या हो, बहुत कम हो, तो वहाँ पे तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम एक ही पॉइंट को कंसिडर करते हैं जनरली। बट अगर ऑब्जेक्ट की हाइट बहुत ज़्यादा हो, अगर उसके डायमेंशन ज़्यादा हो, तो कहीं ना कहीं जो वेरिएशन आ जाती है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। तो बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट है सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक, क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? अ कॉन्सेप्ट सिमिलर टू द सेंटर ऑफ मास, सिमिलर है सेंटर ऑफ मास के, इज
द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहाँ पे अर्थ ग्रेविटेशनल पुल हमें मैक्सिमम फील होता है। ठीक, लिखिए द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी is the either is that point at which the force of gravity can be considered टू एक्ट। ठीक है, जहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी हम कंसिडर करते हैं टू बी एक्टेड अपॉन, ओके, ऑन द बॉडी। तो इसमें नोट करके हम लिखें देयर वुड बी अ डिफरेंस बिटवीन two bodies, either the 2 points, either the 2 objects, either the 2 system, if a body is large enough, if a body is large enough, so that the acceleration due to gravity would be different at different parts of the body, different parts of the body. देखिए, हमें एक जनरल फॉर्मूला आ गया। आप ग्रेविटेशनल का चैप्टर भी पढ़ेंगे, उसमें अगर आप देखेंगे तो ग्रेविटी को अगर आप देखेंगे तो नियरली जो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके लिए तो सेम रहेगा, बट वेरिएशन हाइट के साथ कैसी होती है ग्रेविटी की, अगर आप देखें तो दैट कम्स टू बी इक्वल g इंटू 1 माइनस 2h/r। तो जितनी ज़्यादा क्या करेगी, हाइट वेरिएशन में आती जाएगी, हाइट बढ़ती जाएगी, हमारे पास जो ग्रेविटी की वैल्यू है या जो फोर्स जिस पॉइंट पे एक्ट करता जाएगा उस पे इम्पैक्ट जो है कम होता जाएगा। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करवाना चाहूँगा। मान लेते हैं बेटा हमारे पास जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी हाइट जो है हम क्या करते जा रहे हैं, वेरी करते जा रहे हैं, ठीक, और एक जो है हाईएस्ट ऑब्जेक्ट आप कंसिडर करें, ठीक है, ये मान लेते हैं अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस पर अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जो हमारे पास ये बॉडी है यूनिफॉर्म हमारे पास लगेगी, तो ग्रेविटी इस केस में ग्रेविटी इज नियर बाय आइदर नियरली यूनिफॉर्म, ग्रेविटी इज नियरली यूनिफॉर्म। उस केस में अगर ऑब्जेक्ट क्या हो, अर्थ के सरफेस के साथ हो, यानी बहुत ज़्यादा हाइट ना हो। बट जैसे जैसे हम अगर देखें तो हमारे पास इसके साथ अगर आप चेक करोगे, जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ती जाएगी तो आप ये समझें जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाएंगे, हाइट वाइज हम नीचे आते जाएंगे, वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। अब इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास तो इसके यहाँ होगा, जहाँ पे होल मास बॉडी का हम लोग कंसिडर करेंगे टू बी कंसंट्रेटेड। और इसमें हम लोग ये देखेंगे जो ग्रेविटी है नीचे अर्थ सरफेस के साथ क्या होगी, नीचे ज़्यादा ग्रेविटी होगी, देयर विल बी
मोर ग्रेविटी। सो फ्रॉम दिस ये क्या होगा, अर्थ सरफेस के ज़्यादा नज़दीक होगा। अर्थ सरफेस के ज़्यादा नज़दीक हमारे पास क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास लाई करेगा। यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पॉइंट पे लाई नहीं करते हैं। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। लिखिए, इम्पॉर्टेंट अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मान लेते बेटा ये हमारे पास अर्थ सरफेस है एक, और दूसरा हम अर्थ यहाँ भी कंसिडर कर देते हैं सेम, ठीक है। ये दोनों अर्थ हमने कंसिडर की है, और इसमें हम लोग दो पॉइंट्स कंसिडर करते हैं। एक तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है, एक ऑब्जेक्ट है ए, और दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ पे एट पॉइंट बी, ठीक है। देखिए मास इसका भी m है, इसका भी मास m है, ठीक बेटा। अब अगर दोनों सेम मास में है तो जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही होगी, सेंटर ऑफ मास तो इन दोनों के सेंटर में होगा, ये सोनो हेयर विल बी द सेंटर ऑफ मास। पर इसके अबाउट अगर आप देखोगे तो सेंटर पे फोर्स हमारे पास, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ए टूवर्ड सेंटर होगा, ठीक। और अगर मैं देखूँ तो ये नज़दीक है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे ज़्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा डाउनवर्ड। जबकि इस केस में भी फोर्स रहेगा टूवर्ड्स सेंटर, बट क्योंकि ये दूर है तो फोर्स कम रहेगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन बी। अगर आप देखेंगे दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतनी कम फोर्स हमारे पास लगेगी। तो बेटा इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है कुछ इस तरीके से होगा, यस और नो। अगर आप इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट देखेंगे आएगा, तो अगर आप इसको बैकवर्ड प्रोसीड करें, इसको बैकवर्ड प्रोसीड करें तो ये पॉइंट आएगा बेटा कौन सा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। किसका आएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। थोड़ा समझ आया। दो पॉइंट मासेस है, एक सरफेस ऑफ अर्थ पे, एक बाहर है, ठीक। तो जो हमारे पास ग्रेविटेशनल पुल लगेगा वो तो हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा, जहाँ पे भी बॉडी होगी उससे सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसके सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। तो इन दोनों वेक्टर्स का देखो, मैंने यहाँ पे ये ज़्यादा बड़ा मैग्नीट्यूड में क्यों बताया, क्योंकि नज़दीक है फोर्स ज़्यादा होगा, यहाँ दूर है तो फोर्स कम होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा है। जब इसको मैं बैकवर्ड प्रोसीड करूँगा तो लाइन ज्वाइनिंग, जो इन दोनों बॉडीज़ को लाइन ज्वाइन कर रही है उस पर लाई करेगा, बट अलग पॉइंट पे लाई करेगा अदर देन सेंटर ऑफ मास, ठीक। अगर हम इसको क्या कंसिडर करें, एक लाइट रॉड कंसिडर करें, ठीक। तो सेंटर ऑफ मास दोनों पे, अगर दोनों एजेस पे अगर मास सेम हो तो सेंटर पे आएगा, बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस केस में अलग। अब देखो यही लाइट रॉड अगर हम लोग यहाँ पे कंसिडर करें कुछ इस तरीके से, ठीक बेटा। यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी है। अब देखो दोनों की वजह से सेंटर पे देखिए ग्रेविटी किस तरह से वर्क करेगी। यहाँ पे सेंटर ऑफ अर्थ मान लेते तो इसकी वजह से फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा, दैट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन बी। और इसकी वजह से फोर्स कैसे लगेगा, कुछ ऐसे लगेगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ए। पर दोनों क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है तो इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा, और नेट जो हमारे पास फोर्स आया वो आया डाउनवर्ड। और यहाँ पे अगर आप इसको बैकवर्ड प्रोसीड करोगे तो यू विल सी, ये मान लीजिए पॉइंट सी डैश हम मान लेते हैं, जहाँ पे कि सेंटर ऑफ मास भी होगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा अलग ही रहेंगे या हमेशा साथ ही होंगे, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन थिंग्स विल गेट चेंज्ड। तो यहाँ पे इन दोनों के केस में सेंटर ऑफ मास भी उसी जगह पे जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। क्लियर बेटा। तो यहाँ पे
ये तब पॉसिबल है अगर हमारे पास फोर्स ऑन बी ड्यू टू ग्रेविटी शुड बी इक्वल टू फोर्स ऑन ए ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये केस आया। ठीक, बात समझे। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है मास मूवमेंट। मास मूवमेंट क्या होता है? मास मूवमेंट लिखिए, इट इज डिफाइंड एज the product of mass of the particle and distance of the particle from the point about which mass movement is taken, ठीक, ये क्लियर हुआ। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, and its direction is directed from the point about which it is taken to the particle, हम डायग्राम के थ्रू इसको ड्रॉ करेंगे। मान लेते हैं ये हमारे पास एक रॉड है बेटा, ये हमने एक रॉड कंसीडर कर ली। ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारे पास पी है, ठीक। और इस रॉड की लेंथ कितनी है? जेड मान के चलिए, जेड लेंथ की ये रॉड है, और ये मान लीजिए कोई पॉइंट क्यू है, ठीक है। अबाउट ए अगर हमने इसका मास मूवमेंट कैलकुलेट करना है, अगर मास m हो तो मास मूवमेंट अबाउट क्यू क्या होगा बेटा? देखो पहली बात तो हम लोग अबाउट p करते हैं, ठीक। दी मास मूवमेंट ऑफ पार्टिकल A कर दीजिए जिसका मास क्या है? m है। अबाउट द पॉइंट P इज, इसके अबाउट इस पॉइंट A का मास मूवमेंट क्या हुआ? मास इनटू द डिस्टेंस। P इज गिवन बाय कितना होगा बेटा? डिस्टेंस कितनी है? z। मास कितना है? m। तो mz विल बी द नेट मास मूवमेंट। क्लियर? क्या है z? क्या है? लिखिए z इज द डिस्टेंस। z क्या है बेटा? डिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट मास एंड, लिखिए डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट मास एंड द पॉइंट about which mass movement is required, जिसके अबाउट हमें मास मूवमेंट कैलकुलेट करना है। मान लीजिए ये पॉइंट Q है जो कि सेंटर ऑफ रॉड पे है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस पे है,
क्या होगा, मास मूवमेंट अबाउट क्यू कितना हुआ, m इंटू द डिस्टेंस, m इंटू जेड बाय 2, यस और नो। बात समझे भाई, जिस मास का, जिस पॉइंट मास का लेना है, जिस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। z क्या है, डिस्टेंस है बिटवीन द पॉइंट मास एंड द पॉइंट अबाउट विच मास मूवमेंट इज रिक्वायर्ड। चलिए इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। तो बच्चों, मास मूवमेंट हमने क्या बोला, जिस पॉइंट मास का हमने मास मूवमेंट लेना है किसी पॉइंट के अबाउट। मान लीजिए ये हमारे पास रॉड थी, ये पॉइंट P था, इसके अबाउट हमने z डिस्टेंस पे इस पॉइंट A का, जिसका मास, पॉइंट मास है जिसका मास कितना m है, इसके अबाउट लेना है, तो डायरेक्शन ऑफ मास मूवमेंट विल बी टुवर्ड दिस पॉइंट। ठीक, तो क्या होगा, मास मूवमेंट क्या है, द प्रॉपर्टी, क्या है ये, द प्रॉपर्टी is simply the summation of mass movement, the summation of mass moments of all the components of a system about its center of mass is always equal to 0. About its center of mass is always equal to 0. ये ध्यान रखना आपने, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास मूवमेंट हमेशा क्या रहेगा, सभी कंपोनेंट्स का 0 रहेगा। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। हम कैलकुलेट करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिस्टम, मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिस्टम। सेंटर ऑफ मास ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिस्टम, मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिस्टम। हम मान लेते हैं ये हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, या ऐसा करते हैं एक एक्स वाई प्लेन ही लेते हैं। ये मान लीजिए x है, ये मान लीजिए y है, और ये हमारे पास ओरिजिन O है। इसके अबाउट मान लीजिए ये पॉइंट मास है यहाँ पे m1 है, जिसका पोजीशन वेक्टर है r1। ठीक, दूसरा मास हमारे पास यहाँ पे है m2, जिसका पोजीशन वेक्टर है r2। अगर आप वेक्टर में लेंगे पोजीशन वेक्टर इस तरीके से लेना है। और मान लेते हैं ये हमारे पास जो है थर्ड मास है, जिसका मास m3 है और पोजीशन वेक्टर r3 है। और इन तीनों का जो सेंटर ऑफ मास है, कोई पॉइंट कंसिडर कर लीजिए, ये मान लीजिए इन सब का क्या है, सेंटर ऑफ मास है। क्या है बेटा, सेंटर ऑफ मास है, और इसका पोजीशन वेक्टर आप मान के चलिए RC वेक्टर है। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर RC है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास मोमेंट अगर लेंगे, तो मान लीजिए ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, z1 है। कितनी है, z1। और मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है m2 मास के सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये z2 डिस्टेंस है। और हम लोग मान के चलते हैं जो हमारे पास थर्ड ये है मास 3 m3 अबाउट सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस क्या रहेगी, z3। डायरेक्शन देखो ध्यान रखना, डायरेक्शन हमेशा किसकी तरफ रहेगी, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरफ, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरफ, जिसका हमने क्या निकालना है, पॉइंट मास निकालना है। ठीक, इसको देखो कैसे लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ
पार्टिकल 1 क्या रहेगा, r1 वेक्टर क्या रहेगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, और 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो z1 k कैप रहा। और अगर हम लोग पोजीशन वेक्टर निकालें सेकेंड वेक्टर का, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड पार्टिकल 2 अगर हम देखें क्या होगा, r2 वेक्टर वो होगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक है। और r3 देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल 3, r3 वेक्टर क्या हुआ, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस x3 y3 z3 k कैप। ये हमारे पास रहा पोजीशन वेक्टर अबाउट थर्ड पार्टिकल। तो इस केस में हमारे पास देखो, अब मास मूवमेंट के केस में कैसे निकालेंगे, हमने निकालना है सेंटर ऑफ मास ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिस्टम। तो जो r सेंटर ऑफ मास है बेटा वो क्या हुआ, वो हुआ x सेंटर ऑफ मास i कैप प्लस y सेंटर ऑफ मास j कैप प्लस z सेंटर ऑफ मास k कैप। बोलो ये आया। और z1 क्या है, z1 हमारे पास जो है, अब देखिए डिस्टेंस है, अगर हम मास मूवमेंट के केस में निकालें तो z1 के केस में देखो हमने क्या निकालना है, हमने लगाना है बेटा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये हमारे पास वेक्टर है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन निकालें तो z1 हमारे पास अपने आप आ जाएगा, z2 हमारे पास अपने आप आ जाएगा, z3 हमारे पास अपने आप आ जाएगा, अगर हम प्रॉपर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं। क्या बोलता है, वेक्टर एडिड इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, वो हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट का हेड सेकंड का टेल अगर हो सेम ऑर्डर, हेड टू हेड टेल टू टेल अगर हो तो अपोजिट ऑर्डर ही होगा। तो मेरे पास z1 देखो कैसे आएगा, देखिए बेटा z1 वेक्टर क्या आया, m1, मास क्या है, मास हमारे पास है m1, मास मूवमेंट अगर हम कैलकुलेट करें, और डिस्टेंस z1 की क्या आएगी, z1 आएगी हमारे पास देखो r1 वेक्टर माइनस rc वेक्टर, r1 वेक्टर माइनस rc वेक्टर। कैसे, देखो z1 निकालना हमने, तो जनरली rc प्लस z1 इक्वल टू r1, यही होना था, rc प्लस z1 दैट इज इक्वल टू r1। तो z1 क्या हुआ, r1 माइनस rc आया, तो वैसे हमने यहाँ लिखा। सिमिलरली z2 वेक्टर कितना है, वो हुआ m2 r2 माइनस rc, यस और नो, r2 माइनस rc वेक्टर। सिमिलरली z3 वेक्टर क्या होगा, ये होगा m3 टाइम्स r3 वेक्टर माइनस rc वेक्टर होगा बेटा, अगर हम मास मूवमेंट के अकॉर्डिंग देखें और ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं। तो हमें क्या बोला गया, हमें ये बोला गया द प्रॉपर्टी इज द समीशन ऑफ मास मूवमेंट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम, of all the components of a system about its center of mass is always equal to 0। कहने का मतलब ये जो तीनों है z1 प्लस z2 प्लस z3, जो मास मूवमेंट तीनों पॉइंट मासेस के अबाउट होगा वो हमेशा क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। देखो अगर आप लिखना चाहो z1 लिखो, z1 क्या है, मास मूवमेंट ऑफ पार्टिकल 1 अबाउट सेंटर ऑफ मास, लिख लीजिए ना, वेयर z1 इज मास मूवमेंट ऑफ पार्टिकल 1, मास मूवमेंट ऑफ पार्टिकल 1 अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास है ये। और इसके मुताबिक अगर हम वैल्यू पुट करें यहाँ पे, तो z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल टू 0 क्या हुआ, ये वैल्यू सारी पुट करनी है हमने। अगर हम वैल्यू पुट करें बेटा तो ये आया m1 डॉट r1 माइनस rc वेक्टर प्लस m2 डॉट r2 माइनस rc वेक्टर प्लस
m3 डॉट r3 माइनस rc वेक्टर दैट इक्वल टू व्हाट, 0 आया है। इसको अगर आप सॉल्व करें तो हमारे पास नेट ये सॉल्व करके यहाँ से इस इक्वेशन से आएगा, इफ़ यू सिंप्लीफाई इट, rc वेक्टर किसके बराबर आया, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको प्रूव कैसे करना वो हमने कर लिया, प्रूव हमने कर लिया थ्रू डिफरेंट स्टेप्स। लास्ट में इसको सॉल्व करना, अगर हम जैसे इसको मल्टीप्लाई करें m1 r1 माइनस m1 rc प्लस m2 r2 माइनस m2 rc, इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो rc वेक्टर अपने आप आ जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो इस केस में ही अगर हमने ये, तो देखो सेंटर ऑफ मास के अबाउट आया हमारे पास, अगर x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट अगर हमने निकालना है सेंटर ऑफ मास का, तो कैसे होगा, तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आएगा बेटा, वो आएगा xc, दैट विल बी m1, यहाँ पे r1 था, r1 की जगह आया x1, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 आएगा। दूसरा, अगर y कोऑर्डिनेट हमने निकालना है तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, y कोऑर्डिनेट हमारे पास सिंपल रहेगा yc, दैट इज m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक रहेगा। और सिमिलरली हमारे पास z कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बेटा, z कोऑर्डिनेट भी आप लिख सकते हो अपने आप, z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी, ये तीनों ध्यान रखने हैं आपने, z सेंटर ऑफ मास m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक बात, क्लियर बेटा। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास के। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास के एग्जांपल लेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के थ्रू, ठीक। तो बच्चों हमारे पास इसके बाद है एग्जांपल करेंगे हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। जैसे 2 पार्टिकल सिस्टम है, मान लीजिए पहला 2 पार्टिकल सिस्टम। 2 पार्टिकल सिस्टम में जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल फर्स्ट है जिसका मास m1 है, ये पार्टिकल सेकंड है जिसका मास m2 है, और दोनों जो है फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पे, कुछ इस तरह से। मैनी पार्टिकल सिस्टम अगर हम देखेंगे, मैनी पार्टिकल सिस्टम भी हमारे पास अवेलेबल होगा। जैसे कोई मास है m1 m2 m3 m4 m5 ऐसे ऑन mn, ठीक है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो ये तो हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल है। इसके बाद अगर हम देखें एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं बात करूं एग्जांपल ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में कैसा, कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई यूनिफॉर्म रॉड है, तो इसमें जितने पार्टिकल्स है वो कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म रॉड, ठीक, ये एग्जांपल है कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन का। रिंग, हमारे पास कोई डिस्क ले लीजिए, ठीक है, ठीक है, कोई डिस्क आप कंसिडर कर लीजिए, ठीक।
इस तरीके से। या हमारे पास स्फीयर 3 डायमेंशनल, ये तो हमारे पास रिंग हो गई, फिर डिस्क हो गई, और सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास स्फीयर, जो हमारे पास थोड़ा ठीक, जैसे ये मान लीजिए आप क्या है, ये स्फीयर आप मान के चलिए, जिसमें वॉल्यूमेट्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास इन्वॉल्व होंगे। ये 2 डायमेंशनल है, एरियल और लीनियर। ठीक, तो हम कैलकुलेट करते सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम। सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम, मान लीजिए बेटा हमारे पास ये रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस, चलिए हमारे पास ये इस तरीके से 2 पार्टिकल्स, ये पार्टिकल m1 है, ये पार्टिकल आपके पास m2 है। ठीक है, इस x एक्सिस में हम मान लेते हैं। तो इसके अबाउट ये रेफरेंस है, मान लीजिए O रेफरेंस। ध्यान रखना इन जनरल ये रेफरेंस लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ही अबाउट हमने सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। मान लेते हैं रेफरेंस से मास m1 है x1 डिस्टेंस पे और m2 मास है x2 डिस्टेंस पे। ठीक, देखो x सेंटर ऑफ मास हमारे पास कितना था, वो था m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 था ये। तो x सेंटर ऑफ मास क्या है, ये है वेटेड एवरेज ऑफ x1 एंड x2। क्या है, x सेंटर ऑफ मास क्या है, वेटेड एवरेज ऑफ पार्टिकल्स x1, आइदर वेटेड एवरेज ऑफ डिस्टेंसेस x1 एंड x2, या मैं बोलूँगा पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, इन दोनों के पोजीशन का एवरेज, आइदर वेटेड अकॉर्डिंग टू देयर मासेस। अगर देखो बेटा हम रेफरेंस अब जो है यहाँ की बजाय कुछ ऐसा ले जो कि कैलकुलेशन और इजी कर ले, देखिए क्या हो सकता है। उस केस में हमारे पास ये देखिए, ये हमारे पास पार्टिकल है m1, ये पार्टिकल है m2। ठीक है बेटा, इन दोनों के बीच सेपरेशन हमारे पास है d, कितनी है d, और इनके अबाउट मान लेते हैं कोई सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा कहीं भी, तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस कंसिडर करेंगे इस मास m1 को। m1 के अबाउट हम लोग रेफरेंस कंसिडर करेंगे, तो हमें कैलकुलेट करना है कि ये जो d1 है इस पार्टिकल का इस पॉइंट तक सेंटर ऑफ मास तक, और d2 दूसरे पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास तक, क्या कैलकुलेट करना है, d1 और d2 कैसे होगा। देखो ये तो हमें बड़ा क्लियर है, x सेंटर ऑफ मास कितना हुआ, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये तो बड़ा क्लियर है। और x1 क्या है, x1 है डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, x1 क्या है, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1, ऑफ मास m1 कहाँ से, फ्रॉम रेफरेंस, दिस इज इंपॉर्टेंट। रेफरेंस से हम क्या करेंगे, x1 जो यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक, और यहाँ अगर हम देखें तो x1 तो कितना है, 0 है, पार्टिकल m1 तो रेफरेंस के ही अबाउट है ना बेटा, तो डिस्टेंस तो 0 होगी, और x2 कितनी है, x2 होगी d, x2 होगी d, नहीं आया। तो इसको अगर हमने सिंप्लीफाई करना है तो किस तरीके से आएगा, x सेंटर ऑफ मास में आप वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें ज़रा, हमारे पास आया x सेंटर ऑफ मास हाउ मच, m1 टाइम्स 0, m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू d डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यस और नो। तो मेरे पास d1 कितना आया, d1 आया m1 इंटू 0 0, m2d डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2,
m1 प्लस m2। और d हमारे पास d2 कितना है, d2 हमारे पास कितना आएगा, d2 हमारे पास आएगा d माइनस d1, d2 आएगा d माइनस d1 आया। तो मेरे पास d2 की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो d2 मेरे पास आएगा m1d डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। क्लियर। अगर रेफरेंस हमारे पास इस तरीके से हो, देखो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, रेफरेंस इस तरीके से कंसिडर करना है कि जिसमें मिनिमम कैलकुलेशन हमें करनी पड़े। ठीक है, d1 और d2 की वैल्यू क्लियर है। अगर देखो केसेस अगर हम लोग देखें, मान लो इफ m1 बराबर हो m2 के, m1 बराबर हो m2 के, अगर इक्वल मास हो, ये मान लीजिए m के हो, तो मेरे पास d1 और d2 कितना आएगा, d1 मेरे पास आएगा d/2 के, आएगा नहीं आएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो m डिवाइडेड बाय 2m, तो 2 से 2 कैंसिल, d/2। और सेम d1 के केस में भी आप देखो d/2 ही आएगा ना, तो m1 आपके पास d1 हो चाहे d2 हो, दैट विल बी इक्वल टू d/2। और अगर मान लीजिए m1 हमारे पास क्या हो, ग्रेटर देन m2 हो, अगर मेरे पास m1 बहुत बड़ा हो इसके कंपैरिजन में, m1 बहुत बड़ा हो m2 के कंपैरिजन में, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास मेरे पास जो है लाई करेगा नियर द मास m1। तो इस केस में मेरे पास d1 अप्रोच करेगा 0, यानी ये डिस्टेंस बहुत कम होगी, ये डिस्टेंस बहुत कम होगी। हमें ये ध्यान रखना है कि जिस तरफ मास हैवी होगा सेंटर ऑफ मास उस तरफ ही लाई करेगा। इसके अलावा बेटा अगर देखिए हमारे पास m1 ग्रेटर देन हो m2, तो क्या केस कर सकते हैं, इन जनरल हमारे पास डिस्टेंस अगर d हो, m1 से सेंटर ऑफ मास तक की डिस्टेंस d1 और d2 सेकंड से, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए d1 का फॉर्मूला क्या था, d1 हमारे पास था m2d डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 था ये, और d2 कितना था, d2 था m1d डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 था ये। तो मेरे पास d1 कितना आएगा, d1 में मेरे पास देखो m2d कॉमन ले लीजिए, क्या लेना हमने कॉमन, m2 कॉमन लेना, m2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मैं m2 से मल्टीप्लाई करूँगा, m2 से डिवाइड करूँगा, तो m2 बाहर आ गया, तो m1 बाय m2 प्लस 1 आया बेटा। देखो m2 से m2 कैंसिल, d1 मेरे पास क्या आया, d1 मेरे पास आया हमारे पास d बाय m1 प्लस m2, d बाय m1 प्लस m2, देखो m1 बाय m2 प्लस 1। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ ये देखनी है, देखो m1 तो m2 से बड़ा है, तो मेरे पास रेशियो क्या हुआ, ये मेरे पास ग्रेटर देन 1 हुआ, तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं जो है d1 किस तरफ होगा, ये किस तरफ होगा, ये अगर बड़ी टर्म होगी तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, मींस d1 जो है टूवर्ड्स हैवी मास हमारे पास होगी। और सिमिलरली m2 अगर ग्रेटर देन हो m1 से, तो इस केस में क्या होगा, d2 विल बी लेस देन d/2, d2 विल बी लेस देन d/2। और इस केस में अगर m1 ग्रेटर हो m2 से, तो d1 विल बी लेस देन d/2, d1 विल बी लेस देन बाय d/2। क्लियर, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हमारे पास जो है इसके तरफ जो हैवी मास है उसकी तरफ लाई कर जाएगा अगर m1 बड़ा हो, और m2 बड़ा हो तो सेंटर ऑफ मास किस तरफ जाएगा, जो हमारे पास हैवी मास m2 हो। ठीक है बेटा, तो इस केस में अगर हम लोग r सेंटर ऑफ मास की बात करें, जिसमें m1 x1 प्लस m2 x2 m3 x3 के केस में हम डिस्कशन करते हैं, तो 2 पार्टिकल सिस्टम में हमारे पास ये बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट रहेगा कि अगर हमारे पास जो हैवी मास है, हैवी मास की तरफ जो है हमारा सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। Number 1, center of mass is independent of mass। सेंटर ऑफ मास क्या है, इंडिपेंडेंट है मास के, और इट डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ मास। ये सिंपल मास पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, रेशियो ऑफ मास पे डिपेंड करेगा m1 बाय m2 पे।
सेकेंड, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल, center of mass of two particle always lie on the line joining, on the line joining two particles, line joining two particles, ठीक। और थर्ड हमारे पास जो पॉइंट हमने कंक्लूड किया, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। Center of mass of two particles, center of mass of two particles क्या करेगा, is always towards the heavier mass, is always towards the heavier mass। ओके, ध्यान रहेगा, जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी तरफ ये रहेगा, ठीक। इसका हमने एक्सप्रेशन भी कर लिया था, फिजिकली मैंने प्रैक्टिकली आपको बता भी दिया था स्केल लेके। तो बेसिक क्वेश्चन है ये, तो आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ये हमारे पास मान लीजिए लाइन है, इस पे 1 kg मास इधर है और 2 kg मास इस तरफ है, और दोनों के बीच डिस्टेंस 3 मीटर है। तो आप इसमें कैलकुलेट करेंगे d ऑफ 1 kg, d ऑफ 1 kg। फॉर्मूला लगाना है सीधे, जैसे x1 के केस में हमारे पास क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अगर आप इसको रेफरेंस से लेंगे, d ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको अगर रेफरेंस लेंगे तो यहाँ से ये हमारे पास मान लीजिए सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली हमें दिख किस तरफ रहा है, वो हैवियर मास की तरफ होगा। तो d1 हमें कैलकुलेट करना, d1 और d2 में से आप कैलकुलेट करेंगे, d1 और d2 दोनों फॉर्मूले लगेंगे क्लियरली। मैं थोड़ा सा इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट करवा देता हूँ, ये आप करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, अ सिस्टम ऑफ three particles, a system of 3 particles each of mass m and located at कहाँ पे लोकेटेड है, 1 1 2 2 3 3, ठीक। The coordinates of the center of mass is क्या रहेगा भाई। पहली बात तो हमें ऑप्शन दे दिए हैं यहाँ पे, चाहे चलिए ऑप्शन ए 6,6, ऑप्शन बी 3,3, ऑप्शन सी 2,2, ऑप्शन डी 1,1, ठीक। कैसे करेंगे बेटा, ये मान लीजिए हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें कि हमारे पास ये बताया हुआ है, अगर मैं इसको देखूँ तो देखो ये x1 y1 है, x2 y2, x3 y3 दिया है। तो x1 y1 क्या दिया, 1 1 दिया है ना, मतलब अलॉन्ग x एक्सिस 1, y एक्सिस 1, तो मतलब एक पॉइंट हमारे पास है क्या, दैट इज 1 1 1,1। दूसरा पॉइंट है 2 2, तो दूसरा पॉइंट हुआ 2,2, x एक्सिस में भी 2, y एक्सिस में भी 2। थर्ड है 3,3, मतलब x एक्सिस में भी 3, y एक्सिस में भी 3। तो अगर मैं बेटा इसके अबाउट देखूँ तो सेंटर ऑफ मास मुझे क्लियर नज़र आ रहा है। सिमेट्री के केस में तो ये तो यहीं पे ही होगा, 2,2 के केस में इन जनरल मेरे पास डायरेक्ट ये वैल्यू आएगी। जिस केस में अगर मैं देखूँ तो ये तो मुझे डायरेक्ट वैल्यू दे देगा कितना, ये इसके अबाउट 2, इसके अबाउट 2, यानी x सेंटर ऑफ मास। देखो अगर मेरे पास ये वैल्यू आई तो ये कितना आएगा, वेक्टर फॉर्म के मुताबिक ये आएगा मेरे पास 2√2, हाँ कि ना। एग्जैक्टली ये वैल्यू रहेगी पूरी यहाँ तक। अगर मैं इसको देखूँ तो वेक्टर फॉर्म में 2√2 ये एंगल 45 cos 45 दैट इज 2x सेंटर ऑफ मास मेरे पास 2 रहेगा, y सेंटर ऑफ मास भी
2 ही रहेगा। ये तो बेसिक, अगर फॉर्मूले के थ्रू भी करना चाहें, वैसे तो देखो कॉमन सेंस हमारा डायरेक्ट यूज़ हो रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखोगे तो 1 1 2 2 3 3 तो सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर ऑफ मास रहेगा 2, 2 पे, डायरेक्ट हमें नजर आएगा। बट फॉर्मूले के मुताबिक अगर करें तो एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होगा, एक्स सेंटर ऑफ मास होगा m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। देखो m तो सब में कॉमन है, ठीक है, दैट कम्स टू बी इक्वल m इंटू 1 प्लस 2 इंटू m प्लस 3 इंटू m, यही होगा, डिवाइडेड बाय 3m, यस और नो। मेरे पास देखो m 3m प्लस 2m 5 प्लस m 6m बाय 3m, ये खत्म। तो मेरे पास कितना बचा, 2 आया ना एक्स सेंटर ऑफ मास। तो वाई सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, वाई सेंटर ऑफ मास m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। वैल्यू पुट कर दीजिए आप, आपके पास कितना आया, वाई सेंटर ऑफ मास आया m इंटू 1 है ना, सिंपली m इंटू 1 m प्लस 2m प्लस 3m आया बेटा, ठीक है ना, 1 इंटू एम 2 इंटू एम 3 इंटू एम डिवाइडेड बाय m प्लस m प्लस m, ये आएगा 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 1 6m बाय 3m, ये कैंसिल, इट्स 2, तो हमारे पास 2, 2 ये आया ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, कैसे करेंगे हम ऐसे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट हमारे पास है, वी हैव टू लोकेट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल सिस्टम, आपको 3 पार्टिकल सिस्टम कम से कम आना चाहिए बेटा। फ्रॉम 2m मास, इसमें बोला, इसमें भी कहाँ से, फ्रॉम 2m मास। देखो हमारे पास ये दिया है जिसका मास 2m है, इसके अबाउट दिया मास m और इसके अबाउट दिया है मास m। ठीक, अगर आप चेक करेंगे तो डिस्टेंस यहाँ से भी l है, यहाँ से भी l है। ठीक, तो अगर हम देखें तो ये इसके अबाउट सिमिलर डिस्टेंस, इसके अबाउट सिमिलर डिस्टेंस, एक जो है सिमेट्रिक ये जो है डायग्राम हमारे पास बना रहा है, तो रिजल्टेंट जो मेरे पास आएगा कहीं ना कहीं वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, कुछ ना कुछ वो ऐसे शो करेगा। अब इसमें भी देखो इस लाइन के अबाउट कहाँ पे लाई करेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे भी लाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी लाई कर सकते हैं, इसके बाहर तो नहीं जाएगा, इसके बाहर तो नहीं जाएगा, वो इधर 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 नज़दीक कहीं भी लाई कर सकते हैं। रीज़न हैवियर मास है ना 2m मास के अबाउट अगर हम देखें तो हैवियर मास के यही नज़दीक रहेगा। देखो अगर मैं इसको रेफरेंस लूँ, रेफरेंस लाइन अगर इसको लूँ तो इसके अबाउट ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी, ये l है। तो मेरे पास x एक्सिस के केस में क्या हुआ, देखो x सेंटर ऑफ मास क्या हुआ, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये तो 0 हो गया, ये दोनों तो आपके पास 2m और m तो 0 हो गया, ये तो कैलकुलेशन ही नहीं रही। मेरे पास ये रहा m इंटू l, डिस्टेंस कितनी l डिवाइडेड बाई टोटल मास m प्लस 2m प्लस m, 2 प्लस 2 4m, हाँ कि ना, तो इट्स l बाय 4। x सेंटर ऑफ मास मतलब यहाँ से कितना l बाय 4। और दूसरा y सेंटर ऑफ मास कितना हुआ, y सेंटर ऑफ मास के लिए मुझे ये रेफरेंस लेनी पड़ेगी, y सेंटर ऑफ मास के लिए ये रेफरेंस लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है, l डिस्टेंस पे, ये दोनों मासेस तो मेरे पास 0 होगी, यहाँ तो डिस्टेंस क्योंकि रेफरेंस के अबाउट 0 होगी, तो मेरे पास डिस्टेंस क्या होगी m माइनस l। माइनस l क्यों हुआ, हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम के अबाउट चलना पड़ेगा। यहाँ ओरिजिन से आगे पॉजिटिव, ओरिजिन से पीछे नेगेटिव, ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे नेगेटिव। तो डिवाइडेड बाय टोटल मास m प्लस 2m प्लस m दैट इज 4m, सो m से m कैंसिल, माइनस l बाय 4। तो यहाँ से कितना, यहाँ से कितना, देखो ये l बाय 4 x एक्सिस में, तो y एक्सिस में कितना हुआ
-L/4। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट। ये हमें ध्यान रखना है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे हमें ध्यान रखना पड़ना। क्लियर? चलिए बेटा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, कोऑर्डिनेट्स of center of mass of following 3 particle system। क्या 3 particle system हम लेंगे। अच्छा, हमारे पास 1 kg सिचुएटेड है 1,4,1 पे पोजीशन दी हुई है। 2 किलोग्राम हमारे पास कहाँ पे सिचुएटेड है 1,1,1। थर्ड हमारे पास 3 kg मास है, कहाँ पे सिचुएटेड 2, -1, -2। ठीक, अब कैसे करोगे? हमें कुछ नहीं करना है, हमें x और y कैलकुलेट करना है। तो इन जनरल वैसे देखो हमारे पास ये क्या है x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। देखो m1 प्लस m1 m2 m3 इस तरीके से रहेगा। तो एक सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? अगर मैं इसको ओरिजिन अगर मानूँ तो इन जनरल देखिए एक सेंटर ऑफ मास फॉर्मूला लगा दो ना डायरेक्ट, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। अगर आपको रेफरेंस का पता नहीं चल रहा है सीधा फॉर्मूला लगाओ, m1 प्लस m2 प्लस m3। क्या हुआ m1 x1, m1 1 kg x1 1 है, प्लस m2 2 kg है x1 1 है, प्लस m3 3 kg है x1 2 है ना आपके पास, सॉरी x3 2 है, डिवाइडेड बाय कितना 1 + 2 3, 3 + 3 6 नहीं आया। तो मेरे पास कितना है 1 + 2 + 6 डिवाइडेड बाय 6 कितना आया बेटा? It's 6 + 3 9, 9/6। हाउ मच? It's 3/2 है ना, 3/2। यस, तो मेरे पास कोऑर्डिनेट में x1 कितना आया 3/2। y सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, तो y सेंटर ऑफ मास कितना होगा? y सेंटर ऑफ मास होगा m1 y1 + m2 y2 + m3 y3। ये सुनो m1 y1 + m2 y2 + m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 + m2 + m3। m1 1 × 4 + 2 × 1 + 3 × -1 डिवाइडेड बाय 6। ये सुनो है ना, तो इट कम्स टू बिल्कुल 4 + 2 - 3 डिवाइडेड बाय 6। इट्स लाइक 3/6। ये सुनो इट्स 1/2, इट्स 1/2। और सिमिलरली z हमारे पास क्या आएगा? ये हमारे पास आया y 3/2, 1/2। और z हमारे पास होगा m1 x1 सॉरी m1 z1। z के केस में होगा 1 × 1 + 2 × 1 + 3 × -2 डिवाइडेड बाय 6। तो दिस कम्स टू 1 + 2 -6 डिवाइडेड बाय 6। तो दिस कम्स टू बिल्कुल 1 + 2 3, 3 - 6 -3/6। इट्स -1/2, -1/2। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। आई होप आपको बेसिक आइडिया सेंटर ऑफ मास का लग गया हो और किस तरीके से आप इनके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करते, चाहे वो एक्स कोऑर्डिनेट हो, वाई कोऑर्डिनेट हो और जेड कोऑर्डिनेट हो। तो बेसिक फॉर्मूले हमें आ गए हैं, यहाँ तक आप कवर करें। कोई कन्फ्यूज़न अगर आपको होती है तो आप अपना डाउट भेज सकते हैं।